रासो साहित्य की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के विषय में चर्चा करते हुए हम जानेंगे कि रासो साहित्य जो है उसके अंतर्गत किन किन रचनाओं को विशेष रूप से रखा गया है। विशेष रूप से जिन रचनाओं को इसमें शामिल किया गया है वह है विजयपाल रासो, हमीर रासो, कुमार रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो तथा परमाल रासो। इन रचनाओं को लेने का प्रमुख कारण ये है कि इन रचनाओं के विषय में कुछ प्रामाणिकता प्राप्त होती है और कुछ अप्रामाणिकता। इसी और इसके लेखक कौन कौन हैं और इन रचनाओं में क्या लिखा गया है, इनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो पहले हम बात करेंगे विजयपाल रासो, जिसके रचयिता नरपति नल सिंह भाट हैं। इस काव्य में राजा पंग और विजयपाल के युद्ध का वर्णन किया गया है। मिश्र बंधुओं ने इस काव्य कृति का रचना काल 14वीं शती माना है और इस भाषा शैली पर विचार करते हुए ये रचना परवर्ती जान पड़ती है, ये बात कहने की कोशिश की है। यानी कहने का मतलब ये रचना जो है, जो हमीर रासो है, इसमें पूरी तरह अपभ्रंश भाषा में साहित्य नहीं रचा गया, अपितु इसमें कुछ रचनाएं हिंदी से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए इसे उस समय 14वीं सदी तक की रचना मानने में जो है एक संदेह है। इसके बाद हम आते हैं मिश्र दूसरी कृति हमीर रासो, जिसके रचयिता सारंगधर कवि हैं। इस ग्रंथ का केवल हमें नाम पता चलता है और ये पता चल पाया है कि प्राकृत पेंगलम में कुछ छंदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इस कृति के अस्तित्व को स्वीकारा है और ये कि इस कृति के में रचे गए जो रचनाएं हैं उनके आधार पर ये पता चलता है कि ये रचना जो है ये 13वीं शती के आसपास की लिखी गई रचना है। ये हमें बताने की कोशिश की गई है। हमीर रासो की कोई भी प्रति अभी तक प्राप्त नहीं है। कुमार रासो की एक अपूर्ण प्रति प्राप्त हुई है। उसमें कुमार से लेकर महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलता है। कुमार रासो का मूल रूप में 9वीं 10वीं शताब्दी की रचना है, परंतु जो काव्य की प्रति प्राप्त हुई है वह 17वीं शताब्दी की रचना मालूम होती है। यानी कुमार रासो के विषय में भी संदेह बना हुआ है। और बीसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल थे। बीसलदेव रासो यद्यपि प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन उसके विषय में भी मतभेद बना हुआ है। इसे 13वीं शताब्दी की रचना जो है न मानकर 16वीं शताब्दी की रचना माना जा रहा है। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर भी विद्वानों में बहुत विवाद है, जिसके विरोध में 3 पक्ष जो है वो सामने खड़े हुए हैं। एक पक्ष इसको प्रामाणिक मानता है, दूसरा इसको अप्रामाणिक मानता है और तीसरा वर्ग वो है जो इस रचना को अर्ध प्रमाणिक मानता है। दूसरा विद्वानों का वर्ग है जो कि इसको प्रामाणिक मानता है। वो प्रामाणिक मानने वाला वर्ग है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टॉड आदि विद्वानों ने नागरी प्रचारणी सभा वाले पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक माना है। यानी ये जो रासो के ग्रंथ हैं ये भी अलग अलग जगह से प्राप्त हो रहे हैं। तो जो ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा के माध्यम से प्रकाशित कराए गए हैं वह ग्रंथ प्रामाणिक है। और इससे एक और अलग भिन्न मत है जिसमें इस पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है। इस वर्ग के अंतर्गत मुनि जिन विजय, डॉक्टर सुनीति चाटुर्या, आचार्य हजारी प्रसाद वही, डॉक्टर नामवर सिंह का नाम लिया जाता है। ये सभी वो लोग हैं जो कि रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के विषय में जो है जिनमें काफ़ी विवाद हुआ है और अभी तक किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए हैं। रासो काव्य की पृष्ठभूमि के विषय में हम यदि चर्चा करें तो रासो काव्य की पृष्ठभूमि हमें सामंती समय में पता लगती है, आदिकाल के रूप में हमें पता लगती है, क्योंकि उस समय चारण प्रथा थी और चारण लोग राजाओं की प्रशस्ति गाया करते थे। और रासो ग्रंथों के अंदर जो चर्चा की गई वो राजाओं के
मुख्य रूप से राजाओं के रास की ही चर्चा की गई है। वो रास चाहे युद्ध रूपी रास हो, रास का मतलब लड़ाई भी होती है, रास का मतलब उनकी का श्रृंगारिक पक्ष भी आता है। तो रास, यदि हम रास के एक पक्ष, एक नाम को लें तो हम देख सकते हैं कि राजाओं के युद्ध का वर्णन है। दूसरे रासों से हम यदि इसको जोड़ करके देखते हैं तो हमें पता लगता है कि राजाओं के श्रृंगारिक जीवन का वर्णन इसमें किया गया है, और इसीलिए इसको रास, रासो और रासऊ नाम से जाना जाता है। और कुछ लोग इसे रसायन से भी जोड़ते हैं। रसायन इसलिए कहा गया है क्योंकि जो आयुर्वेदिक शास्त्र में रसायन का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिससे कि समाज को में कुछ विशेष चीज़ प्राप्त हो। तो ये रचना ऐसी है जो उस समय के सामाजिक स्थिति को दर्शाती है, उस समय की प्रेम भावनाओं को दर्शाती है, उस समय की सामाजिक व्यवस्था को दर्शाती है, समाज में धार्मिक स्थिति को प्रस्तुत करती है, और समाज की आर्थिक स्थिति को भी और राजनीतिक स्थिति को भी पूर्ण तरह से प्रस्तुत करती है। सामाजिक व्यवहार को प्रस्तुत करने में भी ये रचना पूरी तरह सक्षम है। इस तरह से इसमें हमें रासो साहित्य के अंदर की पृष्ठभूमि को जानने में हमें पता लगता है कि सामाजिक में राजाओं का वर्चस्व था, और समाज का अन्य वर्ग जो है वो उससे जो है किसी तरीके से अलग था, या फिर अलग नहीं था तो दबाया और कुछ लगाया था। रासो साहित्य में विचारणीय बिंदु के रूप में हम जब देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये रासो साहित्य को हम वीरगाथात्मक साहित्य कहते हैं। इस साहित्य में वीरता का जो वर्णन है उसका स्वरूप क्या है, वीरगाथा का मूल स्वर किस प्रकार का। इन रचनाओं में वर्णित वीरता में राष्ट्रीय उद्बोधन का स्वर मिलता है, अथवा वे मात्र प्रशस्ति परक ही हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो वीरता परक रचना के विषय में जो बिंदु उठाया गया है कि ये क्या सामाजिक राष्ट्रीय वीरता की बात चल रही है, ये या ये एक व्यक्ति विशेष की वीरता की बात चल रही है। तो यहाँ पर ये जान लेना चाहिए कि यहाँ पर राजाओं की यानी कि ये कहें कि एक व्यक्ति विशेष या प्रमुख राजा ने किस तरह से सफलता प्राप्त की, ये उस उन्हीं राजाओं की वीरता के बारे में चर्चा की गई है। ये राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत नहीं करती हैं। इन रचनाओं में राष्ट्रीय भावनाओं का अभाव है। व्यक्तिपरक रचनाएं इनको हम कह सकते हैं। व्यक्तिपरक रचनाओं के रूप में इस वीरगाथा का जो है वो चित्रण किया गया है। रासो साहित्य के में कथानक और रूढ़ियाँ, जिसके आधार पर हमें पता लगता है कि रासो ग्रंथ जो है वो 900 से लेकर 1375 तक की ही रचना है, क्योंकि उस समय के जो रासो ग्रंथ प्रस्तुत किए हैं, सुख सुखी संवाद, और जो उसका अन्य जो वक्ता और श्रोता कथा कहने वाला के रूप में कथा शुक कह रहा है, और शुकी जो है उसकी उन रचनाओं को सुन रही है, उनसे प्रश्न कर रही है। कुछ कथानक रूढ़ियाँ जो है रामचरितमानस और जायसी पद्मावत कृतियों के विवाह से पहले की नायिका का पूजन के लिए जाना और नायक से भेंट सामान्य रूप से मिलते थे। तो उस समय के जैसे जो वर्णन कथानक और रूढ़ियों में जो वर्णन किए गए हैं वो है पशु पक्षी के, देव दानव के, सरीसृप के, वृक्ष के, शाप के, वरदान के, स्वप्न संकेत के, अभिज्ञान के, प्राण प्रक्षेपण के, अप्सराओं के साक्षात्कार के, यक्ष गंधर्व से मिलन के। ये सभी चित्र कथानक रूढ़ियों को प्रस्तुत करते हैं। यानी हम देखें तो देव दानव की चर्चाएं उस समय होती थी। आज समाज के सही और अच्छे और बुरे को दिखाने के लिए हम इन सब चीज़ों का सहारा लेते थे। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था कि या आर्थिक स्थिति से घिर जाता था तो हम उसे श्राप से जो है जोड़ करके देखते थे। और यदि किसी व्यक्ति को संपन्नता प्राप्त होती थी तो हम उसे वरदान के रूप में देखते थे। स्वप्न के बारे में भी उस समय बहुत विचार किया जाता था। यदि हम कुल में मिलाकर के देखें तो सामाजिक स्थिति जो है वो पूरा युग जो था वो मंत्र तंत्र जादू टोने ये इसी के साहित्य से भरा हुआ है। और यही इन सब चीज़ों पर एक विशेष लेख उस समय में मिल सकता है। उस समय में यदि हम जा कर के देखें तो हिंदी साहित्य के गद्य का एक ऐसा रूप हमें देखने को मिलता है जिसमें जो कि समाज में एक अपनी एक नई पहचान बनाता है और समाज के एक उस वर्ग को प्रस्तुत करता है जो कि बिना
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बिना आधुनिक साधन के होते हुए भी लोगों ने किस तरीके से उन सारी चीज़ों को प्राप्त किया और कैसे उन रचना के उन चीज़ों में कितनी सच्चाई है उस चीज़ को प्रस्तुत करता है। यदि देखें तो उस समय में इन सब चीज़ों को आज के समय में हमें विज्ञान से जोड़ करके इन चीज़ों पर रिसर्च करने की आवश्यकता है कि ये सारी चीज़ें जो तांत्रिक हैं, जिसके बारे में आज भी लोगों में संशय बना हुआ है, यह जो मंत्र साधना है जिसके विषय में संशय बना हुआ है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मंत्र साधना वगैरह जिनसे लोगों ने सिद्धि प्राप्त की है, तो वो सिद्धि में वो मंत्र का प्रभाव है या उस तपस्या का प्रभाव है जो कि उन लोगों की साधना से जुड़ी हुई है, जो कि उनके मूल भाव में कहीं समाई हुई है, जिसकी साधना को लेकर के व्यक्ति जीवन भर चलता रहा है। तो इन चीज़ों पर अब एक नए सिरे से देखने की आवश्यकता है। लेकिन ये सारी जितनी भी रूढ़ियाँ हैं ये इस बात को बताती हैं कि ये रचना जो है रासों की रचना जो है वो 900 से लेकर 1400 तक के बीच में लिखी गई है। इसमें प्रेम संबंधी रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं। पृथ्वीराज नट से शशिव्रता के रूप की प्रशंसा को सुनकर शशिव्रता मतलब तथा शशिव्रता गाना सिखाने वाली शिक्षिका से पृथ्वीराज की प्रशंसा को सुनकर एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। यानी कहाँ राजा एक जो समाज की व्यवस्था थी जिसमें कि नृत्य करने वाली नायिकाओं के प्रति और गाने वाली स्त्रियों के प्रति राजा जो है उसके प्रति आकृष्ट हो जाते थे। तो ये हमें उस समय के समाज की स्थितियों का पता चल रहा है। और वो नायिका भी राजा के बारे में सुन कर के उनकी तरफ आकृष्ट होती थी और किस तरीके से उनके संबंध आगे बढ़ जाते थे। और फिर समाज में फिर राज दरबार में उसको क्या स्थान मिलता था, क्या वो उसकी एक रखेल के रूप में रखी जाती थी, एक बेश्या के रूप दिया जाता था, या उसकी प्रेमिका का रूप दिया जाता था, या उसे पत्नी का रूप दिया जाता था। ये सारी चीज़ें आज के समय में हमें देखने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन के बदलाव में इन सब चीज़ों का महत्व कहीं ना कहीं हमारे इस नवीन युग पर भी पड़ रहा है और आज देखने में भी आ रहा है। तो इस तरीके से हमें उस समय की रचनाओं का पता चलता है। साथ ही रासो साहित्य के अलावा, कथानक रूढ़ियों के अलावा, जो उस समय का सौंदर्य का वर्णन करने का जो रूप है वो भी एक अलग तरीके का है। उस समय में आज की जो प्रेम रचनाएं हैं वो व्यक्ति विशेष से संबंध रखती हैं, और जबकि उस समय की रचना शारीरिक सौंदर्य से संबंध रखती हैं। जैसे इंचनी के सौंदर्य वर्णन में रासोकार कहते हैं, नयन सुकज्जल रेस तस निश्चल छवि करिए, श्रवणन सहज कटाक्ष चित कर्षण नर नारिय, भुज मृणाल कर कमल उरज अभुज कल्लीय फल, जंग रंभ कटी सिंह गमन द्युति हंस करी छल। यानी इसमें नायिका के सौंदर्य का वर्णन नायिका के नक्सिक से किया गया है, और ये नक्सिक वर्णन जो है वो उस समय की रचना की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है। इसी तरीके से ऋतु का वर्णन के उस समय में जो है बारिश का समय है, और बारिश के समय में राजा जो अपनी प्रेयसी इंचिनी से मिलने जाते हैं, तो प्रेयसी वो जो है उस समय अपने राजा को बाहर जाने की अनुमति कैसे दे दे, इसी पर उन्होंने वर्णन किया है कि वो अपने काव्य के माध्यम से करती है कि मवरी अम्ब फुलेंगे कदम्ब रैनी दिंस भंवर भाव बल्ले ब्रमंत मधुरंस बरीसम बात बात उज्जलित भौर अति बिरह अग्नि किए कुह कुहंत कलकंठ पत्र रासस अति अज्ञेय। यानी उस समय की गर्मी की दशा का वर्णन किया है, बारिश का वर्णन किया है, सावन की स्थिति का वर्णन किया है कि जब आम के बौर लगे हुए हैं और बारिश का मौसम हो रहा है, चारों तरफ दिशाओं में जो है कोयल कूक रही है, जो है आम की जो है सुगंध आ रही है। ऐसे में यदि उसका पति उससे बाहर जाने की अनुमति मांगता है या प्रिय उसका, तो ऐसे में नायिका अपने प्रिय को उसके भले के लिए कैसे जाने की अनुमति दे, क्योंकि बारिश के मौसम में कभी भी कुछ हो सकता है, और दूसरी उन स्थितियों को देख करके वो उससे जाने की अनुमति कैसे दे दे। इस तरह से जो वर्णन है वो ये दर्शाता है कि उस समय में ऋतुओं का वर्णन
और उस समय में जो नक्सिक वर्णन जो है किए गए हैं, और ये वर्णन आज के साहित्य में देखने में नहीं मिलते। आज के साहित्य में रचनाओं की कुछ भिन्नता है, जिनको हम फिर अगले उसमें प्रस्तुत करेंगे। रासो साहित्य में कथात्मक संरचना। कथात्मक संरचना का तात्पर्य हुआ कि इस दौर में मुक्तक रचनाएं लिखी गई हैं, लेकिन ये एक ऐसी रचना है जिसमें रासो साहित्य के अंतर्गत जिसमें प्रबंधात्मक काव्य लिखे गए, और इस प्रबंधात्मक काव्य के कारण से ही जब पृथ्वीराज रासो के साथ चंद्रबरदाई जो है युद्ध के लिए जाते हैं, तो उनको ये होता है कि हो सकता है कि वो वहाँ से युद्ध से लौट सके, हो सकता है कि वो युद्ध में मारे जाएं। ऐसे में अपने पुत्र को जो है उस कृति को सौंप करके जाते हैं। पुस्तक जलन हाथ दे चली गज्जन नृपकाज, के राजा के काम के लिए वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से रासो के साहित्य में कथात्मक संरचना का जो बाहुल्य मिलता है, जो प्रबंधात्मकता मिलती है, इससे भी पता लगता है कि ये रचना उस समय की है। रासो साहित्य में मिलने वाले वीर गीत भी इसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं। राजाओं की वीरता का वर्णन किया गया कि 12 बरस ले कुकर जीबे अरु जी 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जीबे आगे जीवन को धिक्कार। यानी जो लोग उसमें बार बार राजाओं को ये भी बताने की कोशिश की गई कि अरे ज़्यादा जीने की इच्छा जब राजा युद्ध पर जाते थे तो राजा की मृत्यु भी हो सकती थी, जिस तरह से सैनिकों की मृत्यु हो जाती है। तो बार बार राजा को उस युद्ध भूमि में किसी तरीके का भय ना हो जाए, इसलिए उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें की गई कि जो क्षत्रिय है उसकी आयु 18 वर्ष है, इसलिए उसको ज़्यादा जो है जीने की आकांक्षा नहीं करना चाहिए, उसको हर वक्त जो है लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। रासो काव्य के में जब राजा युद्ध के लिए जाते हैं तो वहाँ पर डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। ये डिंगल भाषा, डिंगल और पिंगल 2 भाषाएं का प्रयोग किया है। तो डिंगल भाषा जो है राजस्थानी भाषा से प्रयोग की गई है, और राजस्थानी भाषा जो है उसमें अक्खड़पन है और रूखापन है। तो इसलिए राजस्थानी भाषा को वीरगाथात्मक काव्य के लिए राजस्थानी भाषा जो है वो सही सिद्ध होती है। और जो पिंगल भाषा है उसका संबंध पश्चिमी अपभ्रंश से है और ब्रजभाषा आदि भाषाओं से, और इसी कारण से उसमें उस बोली में मधुरता जो है मिलती है, जो कि जिसका कि प्रयोग रासों में नहीं किया जा सकता। रासो साहित्य युद्ध वर्णन में डिंगल भाषा का प्रयोग अधिक सही सिद्ध होता है। तो बज्जिए घोर इंसान रान चौहान चहुदिसी, सकल सूर सामंत समरवर जंत्र मंत्र तिसी, उठी राज पृथ्वीराज बाग लग मनहु वीर नर, कड़त तेग मन बेग लगत मानव बिज्जू झट थट। तो यहाँ राजा की वीरता का वर्णन किया गया कि राजा जब चलते थे तो उस समय कैसे जो है चारों तरफ की दिशाओं का स्वरूप कैसा हो जाता था, और किस तरीके से वो राजा की प्रामाणिकता को सिद्ध करते थे। जैसे कि उड़ने वाली धूल से पता लगता है कि काफ़ी सारे से भीड़ चले आ रही है। यदि अधिक धूल उड़ रही है, अधिक आवाज़ें आ रही हैं, इसका मतलब था कि युद्ध में बहुत सारे लोग हैं जो कि सामने वाले से लड़ने में सक्षम है, और उससे किसी भी तरीके से जो है राजा की वीरता का अनुमान लगाया जा सकता था।